आज पति पत्नी के बीच तनाव अथवा संबंध विच्छेद के समाचार अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। आखिर यह पवित्र गांठ क्यों ढीली होती जा रही है? इस वैचारिक टकराव का कारण अहम है या आर्थिक स्वतंत्रता? क्या संस्कारों की भूमिका अब समाप्त हो चुकी है? एक ओर लिव इन रिलेशन और सिंगल पेरेंटिंग, तो दूसरी ओर न्यायालयों में विवाह के दशकों बाद भी दहेज मांगने, प्रताड़ित करने अथवा तलाक के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि परिवार नामक संस्था को बचाने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी अपने अपने ढंग से इस विखंडन में सहयोग ही कर रहे हों। यह सब जानते हैं कि परिवार का महत्व क्या होता है, लेकिन अनेक बार जब हम अपने आत्मकेंद्रित व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो अनेक बार झूठे अहंकार और बड़े हो रहे बच्चों को लेकर मतभेदों के चलते हम स्वयं को एक ऐसे धरातल पर पाते हैं जहां क्षणिक विजय बोध तो हो सकता है, लेकिन परिवार के प्रत्येक सदस्य को दीर्घकाल तक उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। इस बात से शायद ही कोई असहमत होगा कि प्राचीन समय से आधुनिक काल तक की समस्त विकास यात्रा संबंधों के महत्व और समर्पण के बिना संभव नहीं हो सकती थी। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का अस्तित्व है। एकल से संयुक्त अर्थात परस्पर सहयोग की श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार ही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक ओर तो ग्लोबल विलेज की अवधारणा प्रस्तुत की जा रही है, वहीं दूसरी ओर समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार नामक संस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दुखद बात तो यह है कि तथाकथित उच्च शिक्षित और अधिक संपन्न वर्ग परिवार के महत्व को लगातार कम करता जा रहा है। प्राचीन समय से ही परिवार को एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है जहां हम निजी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ समन्वय करना सीखते हैं। मतभेद के बावजूद मनभेद को पनपने नहीं देते। एक दूसरे के कष्ट और पीड़ा को उससे अधिक हम अनुभव करते हैं। अपने पोषण और विकास का एक अंश निस्वार्थ भाव से परिवार और समाज को समर्पित करने के संस्कार जहां पुष्पित पल्लवित होते हैं, वह परिवार ही है। जब से आधुनिक शिक्षा और संचार के नए आधुनिकतम माध्यमों ने मोर्चा संभाला है, तब से संस्कारों का महत्व कम होता जा रहा है। पहले शिक्षा के लिए परिवार अस्थायी रूप से दूर होता है, लेकिन उसके बाद नौकरी के लिए दूर देश जाकर रहने की इच्छा संयुक्त परिवार से संवाद संपर्क को लगातार कम करती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है जब मनमस्तिष्क में भी विभाजन की लकीरें स्पष्ट रूप से खींच जाती है। विखंडन का यह क्रम जब अगली पीढ़ी के युवा होते बच्चों तक जा पहुंचता है, तो ओल्ड एज होम अपरिहार्य दिखाई देने लगता है। वैदिक संस्कृति में नारी के सम्मान को महत्वपूर्ण दर्जा देते हुए कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में दोनों का एक दूसरे के आमने सामने होना यह प्रमाणित करता है कि हम स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पूरक मानने को तैयार नहीं हैं। यह जानते हुए भी कि सृष्टि और संस्कृति के विकास में दोनों की समान सहभागिता है, हम अपने अहम के समक्ष किसी को महत्व देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इच्छा और आवश्यकता के अंतर को न समझ पाना, आय से अधिक दिखावा तथा स्वच्छंदता की बढ़ती होड़ जैसी समस्याओं के निदान की ओर हम ध्यान तक नहीं देना चाहते। हम यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि जब दोनों लोग कमाने लगे हैं, तो आज पुरुष प्रभुत्व का स्थान नई व्यवस्था ले चुकी है। एक समय था जब विवाह के पूर्व आयोजित होने वाली विविध रस्मों में गीतों के माध्यम से न केवल वर बल्कि वधू को भी भावी जीवन के बारे में सावधान करते हुए अनेक शिक्षाएं दी जाती थी। दुर्भाग्य से यह जिम्मेवारी अब हमने अनियंत्रित मोबाइल को सौंप दी है। आज रिश्ते नाते परिवार के संस्कार देखकर नहीं, बल्कि वर की आय, उसके संसाधन और सामान देखकर तय होते हैं। परिवार की भूमिका गौण होती जा रही है। इसीलिए अब बात केवल और केवल वर-वधू की प्रोफेशनल डिग्रियों और सैलरी पैकेज की होती है। आजकल विवाह में परिवार की भूमिका बहुत सीमित हो गई है। उच्च शिक्षित बच्चे स्वयं ही सब कुछ तय करने लगे हैं। पति पत्नी में मतभिन्नता कोई नई बात नहीं है, ऐसा सदा होता रहा है, लेकिन उसका टकराव की सीमा पार करना अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि मायके वालों का हस्तक्षेप और महत्व बढ़ रहा है। दूसरे पक्ष की अनदेखी अनेक बार अपमान तक जा पहुंचती है।
अगर पति सहनशील नहीं है तो परिवार चलता रहेगा, लेकिन जहां एक सीमा के बाद पति धैर्य खो देता है, वहां घर की बात चारदीवारी की सीमा को लांघकर कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचती है। आमतौर पर बच्चों का झुकाव मां की ओर होने से पति स्वयं को अपराधबोध से ग्रस्त पाता है। समाजशास्त्रियों के मतानुसार टीवी चैनल ऐसे वातावरण के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दिन भर सास बहू के झगड़ों और अवैध संबंधों को दर्शाते धारावाहिक इस विखंडन को घर घर में फैला रहे हैं। दुखद बात यह है कि हम इसे समझने को तैयार ही नहीं हैं। इसी बीच टीवी को बहुत पीछे छोड़ते हुए मोबाइल और सहज सुलभ इंटरनेट ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कर्तव्यों की चर्चा कहीं नहीं होती, बात होगी तो केवल अधिकारों की और कानूनों की, जबकि हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी अनेक मामलों में कानून के दुरुपयोग को स्वीकार चुका है। सत्य तो यह है कि दोषी हम सब ही हैं। हमने अपने बच्चों को एक से बढ़कर एक संसाधन और सुविधाएं तो उपलब्ध करा दी, लेकिन उन्हें जीवन जीने की कला यानी संस्कार देना जरूरी नहीं समझा। बेटी को ससुराल वालों से न दबने की सीख देते हुए हमें यह कहाँ अनुमान होता है कि हमारी बहू भी यदि यही सीख कर आई तो हमारे परिवार का क्या होगा। हम व्यवस्था में सुधार के लिए राजनीति को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सामाजिक अव्यवस्था और परिवार विखंडन के लिए स्वयं को कब कोसेंगे? हम कब समझेंगे जियो और जीने दो जैसे संस्कारों का महत्व? क्या परिवार की शांति को खतरे में डालकर विश्व शांति की कल्पना संभव है? क्या हम जानते हैं कि अशांत परिवारों के बच्चों के पथभ्रष्ट होकर अपराधी बनने की संभावना अधिक होती है? अगर हम अपनी भावी पीढ़ी का हित चाहते हैं तो सहयोग, समन्वय और धैर्य को अपने जीवन का अंग बनाएं। अपने जीवन साथी को सम्मान दें। अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य और पूर्वजों की परंपराओं का ध्यान भी रखें। पति पत्नी एक दूसरे की मजबूरी नहीं, जरूरत बने। इसी में अपना और अपने परिवार का कल्याण निहित है। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।